A to Z Housing Solutions by Society Plus. Whether you stay in a single apartment, township, or a bungalow colony, formation and registration of a housing society is utmost important. Many times, the developer himself initiates the society formation procedure. But what should members do if the builder doesn't form the society? Let's take a detailed overview of this topic in this new episode of Your Society, Our Solutions podcast. We at Society Plus warmly welcome all the listeners in the fresh episode of Your Society, Our Solutions podcast. The Managing Director of Society Plus, Mr. Vijay Oswal, is with us today. He shared valuable inputs on redevelopment and conveyance deed in the previous episodes. I would appeal listeners to check those episodes as well. हेलो विजय सर. हेलो सर चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन है, could you please tell the exact definition of a housing society as per Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 and its legal importance? बिल्कुल सर. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत हाउसिंग सोसाइटी का जो डेफिनेशन होता है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं वो प्लॉट रहे, ड्वेलर्स रहे या घर रहे, उनको सुविधा प्रोवाइड करना. यहाँ जहाँ पर ओपन प्लॉट है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन के माध्यम से उनको उस सोसाइटी के सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो ये हाउसिंग सोसाइटी का उद्देश्य होता है कि जिस ज़मीन पर जो इमारत या इमला बना है उसे उसके कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करना. अब इसका ऐसा है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ही ऐसी एक कायदे में प्रोविजन है जहाँ पे उस सोसाइटी को एक लीगल एंटिटी प्राप्तता होती है, जहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आपको एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देता है और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक लीगल एंटिटी बन जाती है, जिसके तहत अभी इसका लीगल इंपॉर्टेंस क्या है. पहला होता है कि उनको एक लीगल एंटिटी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. दूसरा है वो मेंबर घर कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से लोन ले सकता है. सोसाइटी अगर संस्था नोंदनी होती है, रजिस्टर होती है, तो वो सोसाइटी उस ज़मीन पे हाउसिंग फाइनेंस से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी निकाल सकती है. तो ये इसका लीगल इंपॉर्टेंस है सर. तो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सोसाइटीज का इम्पोर्टेंस. सर अब बताइए कि सोसाइटी फॉर्म करते वक्त उस इमारत में कम से कम कितने फ्लैट्स होने ज़रूरी होते हैं, या कम फ्लैट्स के सिंगल बिल्डिंग के भी सोसाइटी फॉर्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर. 2019 के पहले, मार्च 2019 के पहले कोऑपरेटिव एक्ट में ऐसी प्रोविजन थी कि आपको अगर कोई भी सोसाइटी रजिस्टर करनी है तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स वाज 11. उसके पहले 10 थी, फिर 11 हो गई. लेकिन 2019 में एक नई प्रोविजन आई है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर. तो वहाँ पे अगर आपके बिल्डिंग में 5 फ्लैट है तो उसकी भी सोसाइटी हो सकती है. लेकिन उसका नियम ऐसा है कि वो जो 5 फ्लैट है वो इंडिविजुअल एंटिटी चाहिए. एक फैमिली के नाम पे अगर 5 फ्लैट होंगे तो सोसाइटी नहीं हो सकती है. लेकिन अगर 5 अलग है, निरंजन सर है, विजय ओसवाल है, अक्षय है, स्वाति है, संगीता है, ऐसे 5 अलग फैमिली के अगर 5 इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसमें से 51% लोग अगर साइन करते हैं तो सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है. ओके सर, अभी बताइए मुझे कि मेंबर्स को फ्लैट का पोजीशन देने के बाद कितने दिनों में बिल्डर ने सोसाइटी फॉर्म करना अपेक्षित होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर आपने, क्योंकि बिल्डर सोसाइटी पहले ऐसा होता था कि बिल्डर सोसाइटी रजिस्टर नहीं करता था. 1 मई 2017 को रेरा का कायदा इंट्रोड्यूस हुआ. रेरा कायदा आने के पहले डेवलपर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद 6 महीने के अंदर उन्होंने सोसाइटी रजिस्टर करनी चाहिए, ऐसा नियम था. जहाँ पे 60% लोगों ने सिग्नेचर करना चाहिए सो दैट द डेवलपर कैन इनिशिएट एंड सबमिट द प्रपोजल फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन. लेकिन 1 मई 2017 को जब रेरा कायदा आया तो रेरा कायदा ये बोलता है कि 51% बुकिंग अगर होता है, व्हेन आई से बुकिंग, 51% रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब होते हैं तो डेवलपर शुड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन. और फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट रेरा के वेबसाइट पे डालना चाहिए. इतनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने लाई है और रेरा ये सबके लिए ओपन है. तो मेंबर भी जाके रेरा के वेबसाइट पे देख सकता है कि हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई या नहीं हुई है. अच्छा
सर ये बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ये या तो जॉइंट वेंचर में होते हैं, जिसमें कई सारे फाइनेंसर्स और डेवलपर्स रहते हैं। ऐसी हालात में सोसाइटी फॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? अगर बिल्डर वक्त पर सोसाइटी फॉर्म ना करे, तो मेंबर्स ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए? ओके, बिल्कुल बहुत सही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे या तो डेवलपर खुद ज़मीन का मालिक होता है और कंस्ट्रक्शन फील्ड ऐसी है ना सर कि फाइनेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डेवलपर फाइनेंसर भी लेते हैं बट फाइनेंसर का रोल लिमिटेड होता है टू प्रोवाइड फाइनेंस टू दैट प्रोजेक्ट। जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस इंसान की होती है जो वो ज़मीन डेवलप करता है, जो डेवलपर है। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिब डेवलपर की है कि अगर उसने प्रोजेक्ट डेवलप करने को लिया है तो उन्होंने वो सोसाइटी रजिस्टर करके, संस्था रजिस्टर करके सोसाइटी को हैंडओवर करना चाहिए। लेकिन अगर डेवलपर टालाटाल करता है या डेवलपर वो सोसाइटी रजिस्टर नहीं कर सकती है, तो 51% मेंबर्स एक साथ आके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने कन्वेंस के एपिसोड में कहा था कि डेवलपर अगर कन्वेंस करके नहीं देता है, तो सोसाइटी कैन गो फॉर डीम कन्वेंस। उसी तरह से अगर डेवलपर सोसाइटी रजिस्टर करके नहीं देता है, तो सोसाइटी के मेंबर्स एक साथ आके डीम सोसाइटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके। सर कई बार मेंबर्स थोड़े अनअवेयर रहते हैं इस सब प्रोसीजर के बारे में, तो आपकी कंपनी सोसाइटी प्लस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए मेंबर्स और बिल्डर्स को भी किस तरह की मदद करती है, एंड एट व्हाट स्टेज दे कैन अप्रोच यू? सर बिल्कुल मदद कर सकते हैं। हम पिछले 25 साल से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पिछले 25 सालों में हमने 1500 से ज़्यादा सोसाइटी रजिस्टर करके हैंडओवर की है। क्या बात है सर! यस, तो हम सोसाइटी और डेवलपर के बीच में एज अ मेडिएटर का रोल निभाते हैं। हम लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि आपको डेवलपर को उनके जो ऑब्लिगेशंस है, उनके जो ड्यूटीज़ है, वो उनको समझाते हैं कि आपने सोसाइटी रजिस्टर करके देना चाहिए। जो सोसाइटीज़ रजिस्टर हुए और हैंडओवर नहीं लेते हैं, उनको भी उनका इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो इस तरह से हम सोसाइटी और डेवलपर दोनों को उनका इम्पोर्टेंस समझा के हम ये सर्विस सोसाइटी को भी प्रोवाइड करते हैं और डेवलपर को भी प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट। अगर सर प्रोजेक्ट बड़ा है, तो फेज वाइज कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे समय हर फेज की अलग सोसाइटी करना सही है, या पूरे प्रोजेक्ट की मिलके एक ही सोसाइटी होनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? सर बड़ा ही पेचीदा सवाल है ये, क्योंकि पहले कैसे होता था, पूना में इतना डेवलपमेंट नहीं था जो आप आज देख रहे हो। पहले एक-एक सिंगल-सिंगल बिल्डिंग बनने की 20 फ्लैट की, 50 फ्लैट की। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का डेवलपमेंट देखेंगे, तो पूना में क्लस्टर डेवलपमेंट, टाउनशिप डेवलपमेंट, इस तरह से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, जो डेवलपर फेज़ वाइज़ पूरा करता है। तो उस फेज़ वाइज़ में हम एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हम डेवलपर को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि आपने सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरह से करना चाहिए, आपका फेज़ क्या है? हम पूरा लेआउट उनका समझ के, उनको उनके लेआउट के हिसाब से गाइड करते हैं। अगर वो डेवलपर पूरा प्रोजेक्ट अगर एक साथ करता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप सिंगल सोसाइटी बनाओ। अगर वो फेज़ वाइज़ कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो उनको हर एक विंग का सोसाइटी बनाने के लिए हम सजेस्ट करते हैं और वो हिसाब से उनको कंसल्ट करके फिर क्या होता है कि अगर फेज़ पूरा होने को टाइम लगता है, डेवलपर के कॉमन एमिनिटीज़ कैसे है, वो फेज़ वाइज़ पूरा करने वाले हैं या पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद कॉमन एमिनिटीज़ करेंगे, उसका मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो पूरे टाउनशिप का या बड़े प्रोजेक्ट्स का लेआउट समझने के बाद हम उनको गाइड करते हैं और वो हिसाब से सोसाइटी को सोसाइटी चलाने में दिक्कत नहीं आती और डेवलपर को आगे का कंस्ट्रक्शन का फेज़ भी अच्छी तरह से वो कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह से हम गाइड करके उस पूरे प्रोजेक्ट को कंसल्ट करते हैं। आप देखेंगे पूना में हम अभी जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि प्राइड वर्ल्ड सिटी है, 450 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें से अभी 50 एकड़ का डेवलपमेंट पूरा हुआ है, 400 एकड़ का अभी भी डेवलपमेंट बाकी है। तो वहाँ पे हमने इस क्लस्टर प्लानिंग के तहत उनको कंसल्टेंसी की है और ऐसे 1200 फ्लैट के सोसाइटीज़ रजिस्टर करके हैंडओवर की है और वो सक्सेसफुली उनका सोसाइटी चला रहे। अगर हिंजेवाड़ी में देखेंगे तो मेगापोलिस सोसाइटी है जो 150 एकड़ का लेआउट है और वो 150 एकड़ में हमने अभी तक 12 फ्लैट से लगा के 1200 फ्लैट तक की सोसाइटी रजिस्टर करके सक्सेसफुली हैंडओवर की है। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण है पूना में जहाँ पे टाउनशिप कंसल्टेंसी करते हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, तो उसको फेज़ वाइज़ कैसे करना चाहिए इसके ऊपर हम पूरा
कोऑपरेटिव कंसल्टेंसी डेवलपर को प्रोवाइड करते हैं और मेंबर्स को भी उसका महत्व समझाते हैं। सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं उससे पता चल रहा है कि फ्रॉम सिंगल बिल्डिंग टू हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ टाउनशिप सोसाइटी प्लस सभी प्रोजेक्ट्स को डील कर रही है बहुत जी, ही सक्सेसफुल बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल सर। सर, अगला सवाल, सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद बिल्डर की जिम्मेदारी पूरी होती है। अगर सोसाइटी के कामकाज के लिए मेंबर के पास फुर्सत ना हो या सोसाइटी में सीनियर सिटीजन की संख्या अधिक हो तो क्या करें? सर, ये बहुत सारे सोसाइटीज़ में होता है कि डेवलपर सोसाइटी रजिस्टर करता है, सोसाइटी हैंडओवर करता है और जो मेंबर्स होते हैं, उनके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से, पर्सनल लाइफ़ से इस सामाजिक कार्य के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और काफ़ी सीनियर सिटीज़न्स भी होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है और सोसाइटी की संस्था का तो ऑब्जेक्ट है कि जो मेंबर वहाँ पे रहते हैं, उनको कॉमन सर्विसेज़, कॉमन सुविधाएँ प्रोवाइड करना और उसका मेंटेनेंस लेना। लेकिन ये जो अभाव है कि मेंबर्स के पास वक़्त नहीं है, वहाँ पे सीनियर सिटीज़न है, तो हमारा ऐसा सुझाव होता है कि उन्होंने एक प्रोफ़ेशनल मेंटेनेंस एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए क्योंकि अभी वक़्त चेंज हो गया है, पहले के जैसा नहीं रहा। जैसा अभी आप देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, हम ऑनलाइन मँगाते हैं, तो वक़्त जैसे चेंज होते रह रहा है, वैसे सोसाइटी ने भी अब ये नया कॉन्सेप्ट जो है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या एक प्राइवेट एजेंसी जो आपका मेंटेनेंस अच्छी तरह से चलाए और आप जो मेंटेनेंस का पैसा देते हो उसको जस्टिस मिलना चाहिए और आपकी सोसाइटी अच्छी तरह से मेंटेन हो, इसलिए आपके पास ये सुविधा अवेलेबल है जो सोसाइटी ने लेनी चाहिए। ओके, तो सर व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सोसाइटी प्लस प्रोवाइड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी? बिल्कुल सर, सोसाइटी प्लस जैसे मैंने बताया कि हम 25 साल से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 1989 में हमारी स्थापना हुई थी और हमने अकाउंट्स और ऑडिट से स्टार्ट किया था। तो हमने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है 5 साल पहले जिसका नाम है वे अहेड। वे अहेड मतलब मराठी में बोलते हैं पुढील वाटचाल। तो कोई भी संस्था जब नोंदनी होती है, वो रजिस्टर होने के बाद उसकी एक प्रोविज़नल कमिटी फॉर्म होती है और उस प्रोविज़नल कमिटी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है सोसाइटी चलाने की। तो वो पहले 1 साल में हम उनको गाइड करते हैं क्योंकि हर मेंबर को एक्सपीरियंस नहीं होता है कोऑपरेटिव फील्ड का, कोऑपरेटिव कायदे का, बायलॉज़ का। तो हम उनको गाइड करते हैं, जहाँ पे 1 साल हम उनके साथ रहते हैं, 1 साल उनको एक रोड मैप बना के देते हैं कि आपकी सोसाइटी का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको क्या-क्या करना चाहिए। जिसमें स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन होता है, काफ़ी कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे आई फॉर्म रजिस्टर है, जे फॉर्म रजिस्टर है, शेयर लेजर है, शेयर सर्टिफिकेट है, नॉमिनेशन रजिस्टर है। तो ये सारा हम उनको रेडीमेड प्रिपेयर करके देते हैं, उनके शेयर सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर करके देते हैं, फिर कंप्यूटराइज़ अकाउंटिंग होता है, ऑडिट्स होते हैं, उनके सोसाइटी को अगर रूल बुक चाहिए तो रूल बुक बना के देते हैं, उनके पूरे साल का फाइनेंशियल रेवेन्यू बजट बना के देते हैं, उनके पूरे साल का मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर बना के देते हैं और 1 साल हैंड इन हैंड विन-विन सिचुएशन में हम काम करते हैं, हम गाइड करते हैं, वो ऑपरेशनल एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरह से उनका वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम जैसे बताते हैं कि हमारे शर्ट का पहले का ऊपर एक बटन सही लगाएँगे तो नीचे के सारे सही लगते हैं। वैसे अगर आपका सोसाइटी का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके आगे जो 5 साल की कमिटी आने वाली है, उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है। तो वे अहेड के माध्यम से हम ये सारे सर्विसेज़ सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। 1000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को आज तक सर्विसेज़ प्रोवाइड किए और करंटली पूना पीसीएमसी में 300 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी हमने रिसेंटली हाल ही में नासिक में ये सर्विस शुरू की है। बहुत बढ़िया सर। सर, एक लास्ट सवाल, रो हाउसेस या बंगलो कॉलोनी में अगर हर एक प्लॉट का डेवलपर अलग हो तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसी रहती है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने कन्वेंस केस में बताया था कि अगर बंगलो कॉलोनी है, तो वहाँ पे जो बंगलो कॉलोनी होती है, उसकी एक मदर सोसाइटी होती है और वो मदर सोसाइटी पूरे सोसाइटी की ओनर होती है और वहाँ पे अलग-अलग प्लॉट्स होते हैं। डेवलपर जब उस प्लॉट पे कोई इमारत खड़ी करता है या डेवलप करता है और वो इंडिविजुअल मेंबर्स को बेचते हैं तो उनकी अलग से सोसाइटी स्थापन करके वो सोसाइटी मदर सोसाइटी की मेंबर बनती है जिसको बोलते हैं संस्था अंतर्गत संस्था, सोसाइटी विद इन सोसाइटी। तो जो नई बिल्डिंग बनती है वो मदर सोसाइटी की नॉमिनल मेंबर बनती है। मदर सोसाइटी टेक्स केयर ऑफ द ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज। तो इस तरह से ये सोसाइटी अंतर्गत सोसाइटी भी होती है और सोसाइटी प्लस ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सोसाइटी विद इन सोसाइटी ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर
एक सोसाइटी है, उसको डिवाइड करके अगर 2 सोसाइटी करनी है, तो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी भी होती है। 4 अलग सोसाइटी है और उसको अमलगमेट करके एक करना है, तो हम अमलगमेशन ऑफ सोसाइटी भी करते हैं। तो ये सारे सर्विसेज़ सोसाइटी प्लस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे सोसाइटी विदिन सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, अमलगमेशन ऑफ सोसाइटी, मेंबर एडिशन, ये सारे सर्विसेज़ अंडर वन रूफ हम डेवलपर को और सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। मतलब अंडर वन रूफ आप इतने सारे टेलर मेड सॉल्यूशंस, हाउसिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। जी, सर मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लिसनर्स ये एपिसोड सुनने के बाद आपको अप्रोच होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल में सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे श्रोताओं को अपील है कि प्लीज़ www.societyplus.co.in ये सोसाइटी प्लस की वेबसाइट है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, www.societyplus.co.in। तो इस पर सोसाइटी प्लस की पूरी जानकारी है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। उनका मेन ऑफिस पुणे में है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि नासिक में भी वो सर्विस दे रहे हैं और बाकी शहरों में भी जल्द ही वो शुरू करने वाले हैं। तो डेफिनेटली वेबसाइट देखिए और उनको ज़रूर अप्रोच हुई है। अभी आपने सुना विजय ओसवाल और निरंजन मेढेकर की आवाज़ में योर सोसाइटी आवर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। ये सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेट और मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।